नमस्कार। मैं सुभाष बिश्नोई, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम बीए सेकेंड ईयर की क्लास पेपर सेकंड में नेक्स्ट टॉपिक प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पहले की दो लेक्चर के अंदर प्लेटो का सामान्य परिचय और उसका न्याय सिद्धांत डिस्कस किया था, और कल की क्लास में हमने प्लेटो का शिक्षा का सिद्धांत डिस्कस किया था। तो प्लेटो का जो साम्यवाद का सिद्धांत था, शुरुआत में जब मैंने पहले बताया था आपको कि जो साम्यवाद का सिद्धांत प्लेटो ने दिया था और जो शिक्षा का सिद्धांत दिया था, वो एक न्यायपूर्ण समाज को स्थापित करने के लिए प्लेटो द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्लेटो ने अपने जो आदर्श राज्य का कंसेप्ट दिया था, उसमें न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शिक्षा पद्धति के साथ साथ एक नवीन सामाजिक व्यवस्था का भी रूपरेखा प्रस्तुत की थी। और जो नवीन सामाजिक व्यवस्था की थी वही प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत कहलाता है। और इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था कि न्याय और शिक्षा के होते हुए भी, न्याय और शिक्षा तो एक आंतरिक रूप से व्यक्ति को मजबूत बनाती है, परंतु जो साम्यवाद की व्यवस्था की वो किस लिए की कि न्याय और शिक्षा के होते हुए भी बाहरी आकर्षण एवं सांसारिक दुर्बलताएं से संरक्षक वर्ग के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना था, जिससे कि वो निष्पक्षता और त्याग की भावना से अपना कर्तव्य निभा सके। और इन दुर्बलताओं के निराकरण के लिए जो उपयुक्त सामाजिक वातावरण होगा वही प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत है। अभी हम आगे देखेंगे कि जो परिवार, उसने साम्यवाद में दो कंसेप्ट दिए थे मुख्यतः, परिवार जिसे पत्नियों का साम्यवाद भी बोलते हैं और संपत्ति का साम्यवाद। जब हम साम्यवाद का सिद्धांत पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें यह भी जानना जरूरी है कि उसने एक कंसेप्ट दिया ही क्यों साम्यवाद का सिद्धांत दिया। तो उसकी पहली मुख्य वजह थी जो संरक्षक वर्ग, रूलिंग क्लास, जिसमें सैनिक और दार्शनिक आते थे, तो उनको क्या करना चाहता था वो निस्वार्थ भाव से राज्य की सेवा कर सके। और निस्वार्थ भाव से राज्य की सेवा करने के लिए क्या जरूरी है कि व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत जो पर्सनल समस्याएं होती है, जो मुख्य रूप से प्लेटो ने माना कि संपत्ति और परिवार से ही आती है। अगर परिवार होगा तो उसे परिवार के भरण पोषण की, अपने बच्चों के लालन पोषण की शिक्षा की बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। टेंशन होगी उनके कि इसके लिए मैं क्या करूं। और अगर वो उनकी तरफ अपना ज़्यादातर समय देगा तो राज्य के कार्यों में वो अपना टाइम नहीं दे पाएगा, राज्य के काम में अपना बहुत कम समय दे पाएगा। इस कारण उसने एक साम्यवाद का ढांचा प्रस्तुत किया था। और जो दूसरी मुख्य वजह थी वो थी कि जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर, राजनीतिक और आर्थिक शक्ति एक ही जगह पर केंद्रित ना हो जाए, क्योंकि दोनों शक्तियाँ एक ही हाथों में आ जाएगी तो क्या होगा, व्यक्ति ज़्यादा भ्रष्ट बन जाएगा। साम्यवाद की व्यवस्था के द्वारा उसने दोनों को अलग अलग जगहों पर केंद्रित करने का प्रयास किया था। और तीसरा था कि जो शासन का विशेष कार्य करेंगे जो व्यक्ति, उनको सांसारिक दुखों से या प्रलोभन से दूर रखने का उपाय भी साम्यवाद के सिद्धांत के द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि जो साम्यवाद था उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या थी। ये ओनली फॉर गार्जियन क्लास, उत्पादक वर्ग के लिए नहीं था यह साम्यवाद का सिद्धांत। गार्जियन क्लास, रूलिंग क्लास जो शासन करेगी, और उनके लिए ये साम्यवाद का सिद्धांत लागू होगा। और व्यक्ति को भ्रष्ट होने और शासन के कार्य को निष्पक्ष रूप से संपादित करने के लिए ये साम्यवाद की योजना प्लेटो ने प्रस्तुत की थी। जो प्लेटो की साम्यवाद की योजना थी उसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो साम्यवाद की योजना थी प्लेटो की, जो मुख्य रूप से क्या थी, दो चीज़ थी उसमें, संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा था परिवार या पत्नियों का साम्यवाद। अब हम दोनों को अलग अलग जानेंगे कि संपत्ति का साम्यवाद उसने किसके लिए और क्यों दिया। जो संरक्षक वर्ग होगा उसमें उसने क्या बोला संपत्ति के साम्यवाद में, कि जो संरक्षक वर्ग जिसमें सैनिक और शासक आते हैं, कि उनकी कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी?
क्योंकि जो राजनीतिक और आर्थिक शक्ति एक जगह पर है तो व्यक्ति को क्या भ्रष्ट बनाती है, केंद्र एक जगह पर भ्रष्ट बनाता है। दूसरा यह है कि संपत्ति संग्रह की अगर खुली छूट दे देगा समाज में तो उसके लिए क्या होगा, जिसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी वो क्या करेगा, शक्ति अपने हाथों में हथियार लेगा। जैसा कि आज के टाइम आप देखते हो कि जिसके हाथ में इकोनॉमिक पावर है वो चुनाव व्यवस्थाओं को कितनी बुरी तरीके से प्रभावित करता है। तो प्लेटो इस बुराई को जानता था, तो उसने क्या किया कि जो शासन करने वाले होने चाहिए वो तार्किक और बौद्धिक क्षमता से युक्त व्यक्ति होने चाहिए, ना कि लोभी लालची संपत्तिशाली व्यक्ति होने चाहिए। तो और अगर ये सब लोग शासन करेंगे तो क्या होगा, आदर्श राज्य की स्थापना नहीं हो पाएगी। तो संपत्ति का साम्यवाद लाने के पीछे एक ये भी वजह थी। सेकंड जो मुख्य बात थी संपत्ति के साम्यवाद में कि व्यक्तिगत संपत्ति और व्यक्तिगत आर्थिक लाभ संघर्ष का मूल कारण था राजनीतिक संघर्ष के लिए। व्यक्ति पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन करता है कि अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाए और अपना इकोनॉमिक गेन कैसे करे, लाभ कैसे करे। परंतु जो संपत्ति का साम्यवाद प्लेटोन दिया उसके द्वारा क्या हो गया, राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रतिद्वंदिता नहीं होगी, क्योंकि अगर आप राजनीतिक शक्ति प्राप्त करोगे तो आपको संपत्ति का त्याग करना ही पड़ेगा और परिवार का त्याग और मोह से अलग होना ही पड़ेगा, तभी आप शासक बन सकते हो। और दूसरा इसका एक ये भी फ़ायदा था कि राज्य पर नियंत्रण करने का, सत्ता पर कंट्रोल करने की वजह क्या होती है, जैसा कि हम बहुत से शासन व्यवस्था में हम देखते हैं, जो डायनेस्टी हुई थी मुग़ल मौर्य, इसमें क्या होगा कि आपसी रंजिश और एक दूसरे को हत्या करके शासन सत्ता हत्या ले जाती। क्यों? क्योंकि ओनली और इकोनॉमिक गेन, आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए। परंतु जब ये साम्यवाद की व्यवस्था हम लागू करेंगे तो उससे ये सब बुराई समाज में नहीं आएगी। सेकंड जो साम्यवाद की योजना थी, परिवार का साम्यवाद। तो परिवार का साम्यवाद में क्या था, जो गार्जियन क्लास होगा, संरक्षक वर्ग, उसकी कोई निजी परिवार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा निजी परिवार? क्योंकि परिवार का मोह क्या करता है, व्यक्ति को स्नेह बंधन में बांध देता है। अपने परिवार होता है तो उसका परिवार से स्नेह भी होगा, और यदि शासक होगा तो परिवार के प्रति स्नेह रखेगा तो राजकाज का काम कब करेगा, पूरे ध्यान से नहीं कर पाएगा। और दूसरा, अपनी संतानों के लिए, आगे की पीढ़ियों के लिए धन संग्रह करने के लिए वो क्या करे जाएगा, स्वार्थी और संकीर्ण मानसिकता वाला बन जाएगा। तो एक आदर्श राज्य की प्राप्ति में मुख्य बाधा के रूप में सामने आता है। तो इस कारण परिवार शासक वर्ग का नहीं होगा। सेकंड जो परिवार के साम्यवाद में बात हम है कि प्लेटो ने ये बोला कि जो नारी समाज या नारी जाति, इससे क्या होगा, परिवार के साम्यवाद से नारी जाति की विमुक्ति, उनको स्वतंत्रता मिलेगी। क्योंकि कि नारी की मुक्ति के लिए क्या ज़रूरी है कि उसको परिवार के काम से पृथक रखा जाए। शासन में भागीदारी कब कर सकती है, जब उसके पास फ्री टाइम होगा। फ्री टाइम होगा, उस टाइम व्यवस्था क्या थी और आज भी ये व्यवस्था है कि उसको विवाह व्यवस्था एक नारी की बंधन में बांधने की पितृसत्तात्मक व्यवस्था में मुख्य रूप से देखा जाता है। तो नारी को सार्वजनिक जीवन में बाधा रहित हिस्सा लेने के लिए क्या करना चाहिए था, परिवार का साम्यवाद होना जरूरी था। ये उस टाइम का एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। नेक्स्ट उसने परिवार के साम्यवाद में क्या बताया कि शासन जो वर्ग होगा, संरक्षक वर्ग, उन्हें परिवार रखने की अनुमति तो नहीं होगी, परंतु संतान उत्पत्ति के लिए उन्हें अवसर दिया जाएगा। और जो संतान उत्पन्न होगी, और जो संरक्षक वर्ग, उस टाइम एथेंस को क्या पावरफुल बनाना उसका मुख्य कंसेप्ट था प्लेटो का। तो संतान उत्पत्ति के लिए अच्छे आनुवंशिक गुणों से युक्त व्यक्तियों के बीच सहवास होना जरूरी था, और जो बुद्धिमान और तार्किक व्यक्ति, उनके बीच कंट्रोल्ड अगर सहवास होगा तो एक अच्छी संतान पैदा होगी। ये प्लेटो का सिद्धांत था। इसके द्वारा प्लेटो साम्यवाद, परिवार का साम्यवाद लागू करना चाहता था कि उसके द्वारा ये व्यवस्था की जा सके। उसमें क्या होगा, परिवार के साम्यवाद में क्या होगा कि किसी को ये पता नहीं होगा कि मेरी संतान कौन सी है। संतान प्राप्ति का अवसर तो होगा, परंतु राज्य क्या करेगा, संतान पैदा होते ही उसको राज्य के संरक्षक में रख लिया जाएगा।
और सभी राज्य में रहने वाली सभी नारियां उसकी माताएं होगी और राज्य में रहने वाले सभी पुरुष उसके पिता होंगे। तो एक लगाव डेवलप नहीं हो पाएगा, विकसित नहीं हो पाएगा। लगाव डेवलप नहीं हो पाएगा तो वो एक राज्य के लिए काम करना बहुत ही ईजी हो पाएगा। इसके लिए प्लेटो की बहुत आलोचना भी हुई थी कि ये व्यवस्था एक प्रतिगामी कदम के रूप में है, जो एक प्रगति के बाधक होती है। मानव प्रगति और मानव मनोविज्ञान के बिल्कुल प्रतिकूल है, अनैतिकता को जन्म देगी और पशुराज के लिए जैसा काम करेगी। अब हम प्लेटो का जो साम्यवादी योजना तो हमने देखी, अब इसके बाद हम देखेंगे प्लेटो की जो साम्यवाद का सिद्धांत है, इसकी क्रिटिसाइज तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जिस हिसाब से हमने पढ़ा तो क्रिटिसाइज में क्या बोला है, प्लेटो ने संपत्ति को सभी बुराइयों की जड़ माना है, परंतु हम देखेंगे कि अगर संपत्ति नहीं होगी तो व्यक्ति किस प्रेरणा से कार्य करेगा। कि अगर उसे संपत्ति ही प्राप्त नहीं होगी तो कार्य की प्रेरणा शक्ति ही समाप्त हो जाएगी। और जब उत्पादक वर्ग या कोई और वर्ग है, अपना परिवार के भरण पोषण के लिए क्या संपत्ति जरूरी भी है, तो बिना संपत्ति के व्यक्ति एक प्रेरणा इस पर काम नहीं कर पाएगा और राज्य की उन्नति नहीं हो पाएगी। दूसरा जो बताया कि राज्य में जो उस टाइम भ्रष्टाचार फैला था, ईर्ष्या थी, वो तो ये सब कुछ इन वजह के पीछे पैसा वजह नहीं है, और भी बहुत सी मानसिक बुराइयां हैं, मनोवैज्ञानिक रीज़न हो गए उनके पीछे, और उनका इलाज भी मानसिक होना चाहिए, ना कि संपत्ति का उन्मूलन होना चाहिए। नेक्स्ट जो आलोचना करते हैं कि जो पत्नियों का या स्त्रियों का साम्यवाद था, उससे क्या होगा, उनके सामूहिक स्वामित्व से यौन क्षेत्र में अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। अराजकता, एक डिस्टर्बेंस आ जाएगा सोसाइटी के अंतर्गत। नेक्स्ट जो क्रिटिसाइज है कि ये जो व्यवस्था है कि कौन किसका पिता है, कौन किसका माता है, कौन भाई है, कौन बहन है, किसके साथ किसकी शादी हो रही है, ये सब किसी को पता ही नहीं होगा तो क्या होगा, ये एक मानवीय नैतिकता और पवित्रता पर भीषण आघात करने वाला कदम होगा। तो इस आधार पर हम प्लेटो की आलोचना कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आलोचना है कि जो प्लेटो का साम्यवाद की व्यवस्था है वो क्या है, समाज को एक पीछे ले जाने वाली है, प्रतिक्रियागामी कदम है। कैसे कि प्लेटो क्या करना चाहता है, विवाह व्यवस्था का अनुमोदन करना चाहता है, जबकि मानवीय उद विकास हम देखते हैं विकास क्रम, तो उसमें क्या होगा, आदि हम भोजन संग्रह हंटर गैदरी की सोसाइटी में रहते तो वहाँ शादी वादी नहीं होती थी, विवाह व्यवस्था नहीं। सो मानव की प्रगति का एक कदम माना जाता है कि विवाह व्यवस्था मानव प्रगति में है, और प्लेटो इसका उन्मूलन करके चाहते मानव प्रगति को बाधित करना चाहता है। ये प्लेटो के साम्यवाद की हम क्रिटिसाइज की है। नेक्स्ट अभी हम आगे जो देखेंगे वो है कि जो प्लेटो ने साम्यवाद का सिद्धांत दिया, और जो वर्तमान में जो साम्यवाद का सिद्धांत है, वर्तमान साम्यवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, कार्ल मार्क्स के द्वारा 19वीं शताब्दी में। जो विचारक हम आपके सबसे लास्ट में पढ़ेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में, कार्ल मार्क्स। साम्यवाद में क्या बोला जाता है कि साम्यवाद का मतलब क्या होता है कि समाज के संसाधनों पर सामूहिक नियंत्रण, ना कि व्यक्तिगत नियंत्रण, सामूहिक नियंत्रण। और मार्क्स ने भी यही बात कही थी आधुनिक संदर्भ में, और प्लेटो ने ये बात 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कही थी। तो दोनों में तुलना करते हैं हम तो कुछ समानताएं भी उभर कर आएगी और कुछ असमानता भी उभर कर आएगी। जो पहली मुख्य असमानता है वो ये है कि जो प्लेटो का साम्यवाद है वो पॉलिटिकल है, राजनीतिक है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा प्लेटो अपने साम्यवाद के द्वारा क्या करना चाहता है, राजनीतिक भ्रष्टाचार और कुशासन को दूर करने का प्रावधान करता है। जबकि जो कार्ल मार्क्स का आधुनिक साम्यवाद है वो मुख्यतः आर्थिक है। उसमें वो क्या करना चाहता है, आर्थिक विषमता को समाप्त करके समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहता है। सेकंड जो आलोचना है, असमानता है, वो ये है कि प्लेटो का जो साम्यवाद का मुख्य उद्देश्य था वो था राज्य में एकता कैसे स्थापित की जाए और सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए। इसके लिए वो साम्यवाद ने का सिद्धांत दिया। जबकि मार्क्स का जो साम्यवाद का सिद्धांत था वो वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना पर बल देता है। मार्क्स क्या कहता है कि साम्यवाद की स्थापना के बाद समाज में ना तो कोई वर्ग रहेगा और ना ही राज्य रहेगा, राज्य विलुप्त हो जाएगा। और थर्ड जो मुख्य असमानता है वो ये है कि जो प्लेटो का साम्यवाद है वो ओनली फॉर संरक्षक वर्ग के लिए लागू होता है, केवल और केवल संरक्षक वर्ग, उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होता है। जबकि आधुनिक साम्यवाद जो मार्क्स का साम्यवाद है वो संपूर्ण समाज पर लागू होता है।
इस संदर्भ हम कह सकते हैं कि प्लेटो का साम्यवाद अलोकतांत्रिक है और जो मार्क्स का साम्यवाद लोकतांत्रिक है। नेक्स्ट असमानता है वो यह है कि प्लेटो का साम्यवाद में क्या था कि उत्पादन के साधन पर राज्य का नियंत्रण नहीं होगा, वो उत्पादक वर्ग के हाथों में ही रहेगा। और मार्क्स के साम्यवाद जो आधुनिक साम्यवाद है उसमें उत्पादन के साधनों पर राज्य का सामूहिक कंट्रोल रहेगा, जिसे हम वर्तमान संदर्भ में राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया कह सकते हैं। नेक्स्ट जो असमानता का बिंदु है वो यह है कि प्लेटो अपना साम्यवाद शिक्षा व्यवस्था के द्वारा स्थापित करना चाहता था, शिक्षा, जबकि आधुनिक साम्यवाद को दूर करने के लिए मार्क्स क्या कहता है, क्रांति करके आर्थिक विषमता समाप्त करनी होगी, तभी साम्यवाद की स्थापना हो सकेगी। नेक्स्ट जो असमानता का बिंदु है वो यह है कि प्लेटो के साम्यवाद में परिवार की मनाही थी, परंतु मार्क्स ऐसी कोई बात नहीं करता है कि परिवार नहीं होगा या नहीं होगा, तो ये दोनों में असमानता का बिंदु है। नेक्स्ट जो असमानता है वो यह है कि प्लेटो का जो साम्यवाद है उसमें वर्ग विभाजित समाज है, वो उत्पादक, सैनिक, दार्शनिक, राजा, ये। और आधुनिक साम्यवाद मार्क्स क्या कहता है, वर्ग विहीन समाज, वर्ग नहीं होगा। और जो प्लेटो के साम्यवाद में राज्य का लोप नहीं होगा, और जबकि मार्क्स कहता है कि साम्यवाद की स्थापना के बाद राज्य का लोप हो जाएगा और राज्य किसी काम का नहीं होगा, राज्य क्या है, शोषण का उपकरण के रूप में मानता है। जबकि मार्क्स राज्य को शोषण का उपकरण के रूप में मानता है और प्लेटो क्या कहता है कि राज्य सामंजस्य स्थापित करने का यंत्र है। तो दोनों में यह असमानता उभर कर आती है। नेक्स्ट जो असमानता आती है वो यह है, प्लेटो का जो साम्यवाद है उसमें राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों को दोनों को अलग अलग हाथों में दिया गया है कि दोनों एक जगह होगी तो वो व्यक्ति को भ्रष्ट बना देगी। जबकि मार्क्स क्या कहता है कि दोनों शक्तियाँ एक ही जगह पर केंद्रित रहेगी, आर्थिक और राजनैतिक। अब ये है, अब नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं, आप देख पा रहे हो कि दोनों में क्या समानताएं थी, दोनों के साम्यवाद में समानताएं क्या है। तो दोनों में समानता, साम्यवाद है तो कुछ चीज़ें समानता ही होगी साम्यवाद के नाम पर। मूल परिभाषा के रूप हम देखें, दोनों ही क्या मानते हैं कि व्यक्तिगत संपत्ति को सभी बुराइयों की जड़ के रूप में देखते हैं दोनों। सेकंड समानता क्या है, दोनों राज्य के नियंत्रण में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करते हैं कि शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए और सभी को समान रूप से उपलब्ध होनी चाहिए, महिला और पुरुष को, बिना किसी भेदभाव के। दोनों क्या करते हैं, कला, विज्ञान और साहित्य को राज्य के द्वारा नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट, दोनों में क्या समानता है कि दोनों ही साम्यवाद एक वर्ग विहीन राज्य को सुसंगठित और सुदृढ़ बनाना चाहते हैं जिससे सभी व्यक्तियों का कल्याण हो जाए। नेक्स्ट में क्या है कि दोनों ही लैंगिक भेदभाव का विरोध करते हैं, स्त्री और पुरुष की समानता की बात करते हैं। नेक्स्ट जो समानता है कि दोनों ही व्यक्ति के कर्तव्यों पर बल देते हैं कि आप अपना काम करते रहिए, अधिकारों की आप बात मत कीजिए। तो ये दोनों में समानता के बिंदु आती है। अब हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं दोनों की जब आपको तुलना लिखनी होगी तो उसमें लास्ट में जो आप कंक्लूड करोगे वो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि दोनों विचारकों में अनेक समानता और असमानता होते हुए भी दोनों का अपना अपना महत्व है। दोनों का समय काल और परिस्थितियाँ अलग थी और दोनों के इसलिए दोनों के विचारों में कुछ असमानताएं भी दृष्टिगोचर होती है, परंतु दोनों का मुख्य ध्येय था व्यक्ति की मुक्ति का, व्यक्ति की वास्तविक जो आज़ादी है वो दोनों का मुख्य ध्येय था। परंतु जहाँ प्लेटो का साम्यवाद एक सीमित क्षेत्र जो यूनान उस टाइम का था, एथेंस, वहाँ उसी के लिए उसने लागू किया था, नगर राज्य के लिए। परंतु मार्क्स का साम्यवाद संपूर्ण विश्व के लिए और मानव जाति के लिए लागू करने का प्रयास मार्क्स ने सिद्धांत दिया था। और मार्क्स ने साम्यवाद का सिद्धांत देने के साथ साथ क्या किया था, दुनिया को परिवर्तित करने का सिद्धांत भी दिया था। और मार्क्स का जो साम्यवाद का सिद्धांत था वो एक वैज्ञानिक साइंटिफिक वे के अंदर दिया गया था। प्रथम वैज्ञानिक साम्यवादी कहा जाता है इसको। और जो मार्क्स का महत्व इसलिए ज़्यादा बना हुआ है कि उसने पहली बार दुनिया को शोषितों के दृष्टिकोण से देखने का प्रयत्न किया और जिसका महत्व आज भी बना हुआ है। तो ये दोनों के साम्यवाद में समानता या असमानता करके आप तुलना लिख सकते हो। तो इस प्रकार जो आपका थिंकर है प्लेटो, उसके ये
इकाई पहले में आपका थिंकर प्लेटो, उसके तीनों सिद्धांत कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपका जो आगे का थिंकर आएगा एरिस्टोटल, अरस्तु, उसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।